A rod 1 meter long is moving along its length with a velocity of 0.6 c. Calculate its length as it appears to an observer A on Earth, B moving with rod itself. 1 मीटर लंबी रॉड है जो कि अपनी लेंथ की ही डायरेक्शन में मूव कर रही है रोशनी की रफ्तार की 60% रफ्तार से। आपको उसकी लेंथ मालूम करनी है एक ऑब्जर्वर के लिए जो कि मौजूद है ज़मीन पर, और एक दूसरा ऑब्जर्वर है जो कि रॉड के साथ ही मूव कर रहा है। तो इसको हम डेटा बना लेते हैं। पहले जो लेंथ हमें दी गई है इनर्शियल लेंथ वो है 1 मीटर, और रफ्तार जो है लेंथ रॉड की वो है 0.6 c। हमें जो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी वो मालूम करनी है एक ऑब्जर्वर के लिए जो कि ज़मीन पर हो, और एक ऐसे ऑब्जर्वर के लिए जो कि खुद भी रॉड के साथ मूव कर रहा है। तो इसके लिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और वो है L इज इक्वल टू L नॉट रेडिकल 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। लेंथ हमारे पास दी गई है 1 और स्पीड दी गई है हमें 0.6 c, उस पर लगा हुआ है होल स्क्वायर। और अगर इस होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा 0.36 और c स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर। ऊपर भी c स्क्वायर है नीचे भी c स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया तो बाकी बचा 1 माइनस 0.36, और इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा 0.64, और 0.64 का जो रेडिकल आएगा वो है 0.8 मीटर। यानी वो ऑब्जर्वर जो ज़मीन पर बैठा है उसके लिए रॉड की लेंथ हो जाएगी 0.8 मीटर। अब वो जो दूसरा ऑब्जर्वर है जो कि रॉड के साथ खुद भी मूव कर रहा है, अगर वो रॉड के साथ खुद भी मूव कर रहा है तो उसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 0, क्योंकि दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। और अगर रिलेटिव रफ्तार 0 हो जाए तो v की जगह हम 0 पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, और ये पूरी फ्रैक्शन 0 हो जाएगी। 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का रेडिकल 1 ही होता है, और 1 से जब L नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही जवाब आएगा, यानी 1 मीटर। तो लेंथ में कोई फर्क नहीं आएगा, इसीलिए हम लिख देते हैं इफ द ऑब्जर्वर मूव्स विद रॉड इटसेल्फ, तो क्या होगा, देन रिलेटिव स्पीड विल बी 0 and the length of rod remains same. How fast would a rocket have to go relative to an observer for its length to be contracted to 99% of its length at rest? डेटा बना लेते हैं। पहले लेंथ जो दी गई है कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ वो असल लेंथ का या ओरिजिनल लेंथ का 99% है। 99% का मतलब 0.99, यानी परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 99 डिवाइड बाय 100 तो क्या बनेगा 0.99। हमें मालूम करनी है रफ्तार क्या है, तो उसके लिए भी हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाला ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। L इज इक्वल टू L नॉट रेडिकल 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो L की वैल्यू हमें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पता लग गई है, वो है 0.99 टाइम्स L नॉट। तो हमने L की जगह पर 0.99 L नॉट लिख लिया, आगे भी L नॉट है रेडिकल 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। L नॉट से L नॉट हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 0.99 और इधर रह जाएगा रेडिकल 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। रेडिकल खत्म करने के लिए लेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो 0.99 का स्क्वायर होगा 0.9801, और इधर जब स्क्वायर लेंगे तो रेडिकल खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। 1 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ रह जाएगा माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। 0.908 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 0.0199, और ये सी स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड कर रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ सिर्फ रह जाएगा माइनस का वी स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 0. इसका स्क्वायर रूट भी ले लिया साथ साथ, 0.0199 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.141 आएगा, और सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा सी, और वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा वी। अब हम
सी की वैल्यू पुट कर लेते हैं 3 इंटू 10⁻8 और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.423 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। डेसिमल को एक तरफ राइट पर ले जाएंगे तो पावर में एक कम हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा 4.23 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 3 है a particle with a proper lifetime of 1 microsecond moves through the laboratory at 2.7 into 10⁻8 meter per second. आपको मालूम करना है what is its lifetime as measured by observers in the laboratory and b what will be the distance traveled by it before disintegrating. एक पार्टिकल जिसका लाइफ टाइम 1 माइक्रोसेकेंड है, लेकिन अगर वो मूव करता है क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी और नया जो उसकी लाइफ टाइम होगी, नई जो लाइफ टाइम होगी टाइम डायलेशन के बाद वो कितनी होगी ये मालूम करना है। और फिर डिसइंटीग्रेट होने से पहले वो कितना फासला तय करेगा ये भी मालूम करना है। डेटा बना लेते हैं। तो टाइम हमें दिया गया है 1 माइक्रोसेकेंड यानी 10⁻⁻6 सेकेंड्स। जो वेलोसिटी दी गई है वो है 2.7 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें मालूम करना है डायलेट होने के बाद और इस दौरान वो कितना फासला तय करेगा ये भी मालूम करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम लगाएंगे टाइम डायलेशन की इक्वेशन t इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइड बाई रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। टाइम दिया हुआ है 10⁻⁻6, वेलोसिटी गिवन है 2.7 इंटू 10⁻8, ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया। नीचे है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8, उस पर भी होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। 2.7 का स्क्वायर हो जाएगा 7.29, 10⁻8 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻16, नीचे इसी तरीके से 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 10⁻8 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻16। याद रखिएगा जब पावर पे पावर होते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगले स्टेप में ये 10⁻16 से 10⁻16 कैंसिल हो जाएगा और 7.29 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.81। और अब 1 में से ऊपर 10⁻⁻6 है वो ऐसे रहेगा। 1 में से 0.81 को माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो है 0.19 और अब 0.19 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आएगा 0.436। ऊपर 1 है, 1 को डिवाइड करेंगे 0.436 से तो आंसर आएगा 2.3 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। तो आप देख रहे हैं कि टाइम बढ़ गया है डिसइंटीग्रेट होने से पहले वो 1 माइक्रोसेकेंड में डिसइंटीग्रेट हो रहा था, अब वो 2.3 माइक्रोसेकेंड के अंदर डिसइंटीग्रेट होगा। अब निकालते हैं डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम के। वेलोसिटी गिवन है और टाइम हम मालूम कर चुके हैं, दोनों को पुट किया। अब करेंगे मल्टीप्लाई 2.7 इंटू 2.3 तो आंसर आएगा 6.21। 10⁻8 और 10⁻⁻6 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 10⁻2। 10⁻2 का मतलब डेसिमल को 2 दफ़ा राइट पर ले जाएंगे हम, तो ये बन जाएगा 621 मीटर्स। न्यूमेरिकल नंबर 4 है एट व्हाट स्पीड इज अ पार्टिकल मूविंग इफ द मास इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स रेस्ट मास। एक पार्टिकल की रफ्तार क्या हो कि अगर उसका रिलेटिव मास रेस्ट मास के 3 टाइम्स इक्वल हो जाए। डेटा बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो रिलेटिव मास है वो रेस्ट मास का 3 टाइम्स है और हमें मालूम करनी है रफ्तार। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मास वेरिएशन वाला फॉर्मूला जो कि है m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइड बाय रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो m की वैल्यू हमें मालूम है वो है 3m0, तो हमने m को रिप्लेस कर लिया 3m0 से, बाकी दूसरी तरफ वही है इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इधर भी m0 है, इधर भी m0 है, m0 से m0 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 3 और यहाँ रह जाएगा 1। अब हम जगह तब्दील कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा जो रेडिकल है ये इधर ले आते हैं और 3 को यहाँ ले आते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 3। रेडिकल खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स पर,
तो इधर से रेडिकल खत्म हो जाएगा और 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9। 1 को उस तरफ ले जाते हैं, 1 उस तरफ जाके माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा माइनस का v² अपॉन c² और 1/9 -1। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 9 आ जाएगा, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 का 1 माइनस, और इधर कुछ भी नहीं है तो 1 से डिवाइड करेंगे 9 को, 9 आएगा, 9 1 का 9, 1 -9 -8/9, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो v² अपॉन c² इज इक्वल टू 8/9। सी ये स्क्वायर खत्म करने के लिए रेडिकल लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पर रेडिकल लिया तो स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा v/c, और इस तरफ 8 का रेडिकल आएगा 2 रेडिकल 2 और 9 का रेडिकल आएगा 3। सी यहाँ डिवाइड कर रहा है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेगा तो v की वैल्यू आ गई 2 रेडिकल 2/3 मल्टीप्लाई बाय सी। यानी अगर वो पार्टिकल रोशनी की रफ्तार के इतने टाइम्स यानी 2 रेडिकल 2/3 टाइम्स से ट्रैवल करे तो उसका जो रिलेटिव मास है रेस्ट मास के 3 टाइम्स के बराबर हो जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, if 4 kilogram of a substance is fully converted into energy, how much energy is produced? अगर 4 किलोग्राम का कोई सब्सटेंस है जो मुकम्मल तौर पर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो कितनी एनर्जी बनेगी। डेटा बना लेते हैं, मास हमें दिया गया है 4 किलोग्राम और एनर्जी मालूम करनी है, इसको हम सॉल्व करेंगे आइंस्टाइन की इक्वेशन E इज इक्वल टू mc² से। मास की वैल्यू है 4 और c स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸, ऊपर लगा हुआ है होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 10⁸ का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻16। 4 9 का 36 इंटू 10⁻16, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डेसिमल को एक बार लेफ्ट पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻17 जूल्स। न्यूमेरिकल नंबर 6, calculate the rest energy of an electron in joules and in electron volts। एक इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट में होगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी ये मालूम करना है, और अपने जवाब को हमें जूल्स और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है। तो इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास है वो कांस्टेंट है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स, और एनर्जी हमें मालूम करनी है इसकी। इसके लिए भी हम न्यूटन की आइंस्टाइन की इक्वेशन इज इक्वल टू m0c² इस्तेमाल करेंगे, और m0 की वैल्यू गिवन है 9.11 इंटू 10⁻31, c यानी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻16। 9 और 9.11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा तकरीबन 82 इंटू 10⁻, ये माइनस का 31 है और ये प्लस का 16 है, माइनस के 31 और प्लस के 16 बनेंगे माइनस के 15। और अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, डेसिमल को एक बार लेफ्ट पे ले आए, 8.2 इंटू 10⁻14 जूल्स। तो हमारा आंसर जूल्स में तो आ गया है, अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने का एक आसान सा तरीका है कि जो भी वैल्यू आपको जूल्स में दी जाए उसको आप 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर लें, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता है। तो जूल्स वाली वैल्यू को हम इस वैल्यू से डिवाइड कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 है, calculate the kinetic energy of an electron moving with a velocity of 0.98 times the velocity of light in the laboratory system। आपको एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बतानी है जो कि मूव कर रहा है इतनी वेलोसिटी के साथ, स्पीड ऑफ लाइट का 0.98 टाइम्स। तो सॉल्व करेंगे, पहले तो हम बना लेते हैं डेटा, और इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास होता है वो हमें मालूम है, वो है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और जो रफ्तार हमें दी गई है सवाल में वो है 0.98 इंटू सी। हमें मालूम करनी है काइनेटिक एनर्जी। कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो एनर्जी है टोटल एनर्जी वो बराबर होती है रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और अगर हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे तो ये उस तरफ चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा,
तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट एनर्जी, और हम जानते हैं कि एनर्जी बराबर होती है एम सी स्क्वायर के, रेस्ट एनर्जी बराबर होती है एम नॉट सी स्क्वायर के। इन दोनों में से सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो फिर ब्रैकेट में बचेगा एम माइनस एम नॉट। तो यहाँ पर आकर हमारा सवाल रुक गया है, क्योंकि हमें जो रिलेटिव मास है वो मालूम नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है और रेस्ट मास वो भी कांस्टेंट है, ये हमें पता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इसका रिलेटिव मास कुछ और हो जाएगा, वो पहले हमें मालूम करना पड़ेगा। फिर हम फॉर्मूले में पुट करके काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। रिलेटिव मास निकालने के लिए हम मास वेरिएशन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। रेस्ट मास है 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31, और रफ्तार जो हमें दी गई है वो है 0.98 सी, ऊपर लगा हुआ है होल स्क्वायर। स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0.9604, सी का स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन में भी सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर नीचे बनेगा रेडिकल 1 माइनस 0.9604, और 1 में से जब 0.9604 को माइनस करेंगे तो रेडिकल में बचेगा 0.0396, और 0.0396 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आएगा 0.199। अब 9.11 को 0.199 से डिवाइड कर लेते हैं, और डिवाइड करने से आंसर आ रहा है 45.7 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। ये हमारे पास रिलेटिव मास आ गया है। तो इस मास की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेंगे, और जो रेस्ट मास है उसको यहाँ पुट कर लेंगे, फिर सॉल्व करके काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो C की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8 है होल स्क्वायर। मास अभी हम निकाल चुके हैं यहाँ से, वो ये पुट कर लिया हमने। रेस्ट मास ये कांस्टेंट है, ये भी हमने पुट कर लिया। अब सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 10 पावर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 10 पावर 16। 45.7 में से 9.11 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 36.6 इंटू 10 पावर माइनस 31। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना 329 इंटू 10 पावर, ये माइनस का 31 है और ये प्लस का 16 है। माइनस के 31 और प्लस के 16 हो गए माइनस के 15, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डेसिमल को पहले नॉन डिजिट के बाद लेकर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3.29 इंटू 10 पावर माइनस 13 जूल। Numerical number 8. At what velocity does the kinetic energy of a particle equal its rest energy? किस रफ्तार पर किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी उसकी रेस्ट एनर्जी के बराबर हो जाएगी? तो डेटा बना लेते हैं। डेटा में हमें कंडीशन दी गई है कि काइनेटिक एनर्जी रेस्ट एनर्जी के बराबर है। रफ्तार क्या होगी ये मालूम करना है। तो हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी बराबर होती है रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन काइनेटिक एनर्जी खुद रेस्ट एनर्जी के बराबर है, तो हमने काइनेटिक एनर्जी को रेस्ट एनर्जी के बराबर रख दिया। ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2E0। और अब आगे हम सॉल्व करेंगे कैसे। E बराबर होता है एम सी स्क्वायर के, और E0 बराबर होता है एम नॉट सी स्क्वायर के। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा 2m0। यानी अगर हम मास वेरिएशन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें, m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइड बाय रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो हम इस m को रिप्लेस कर सकते हैं 2m0 से। तो ये हमने m को रिप्लेस कर लिया 2m0 से। अब m0 से m0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 इक्वल टू 1 अपॉन रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये पूरी रेडिकल वाली वैल्यू यहाँ ले जाएंगे और 2 को यहाँ ले आएंगे अपॉन में, तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर लिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो जब यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लेंगे मतलब स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और 1 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन 4। अब इस 1 को उधर ले जाते हैं, ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो ये बनेगा माइनस का 3 अपॉन 4। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ रह गया वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इस तरफ रह गया 3 अपॉन 4। और स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। ये सी स्क्वायर यहाँ डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये हो गया 3 अपॉन 4 सी स्क्वायर। और अब स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, 3 पे स्क्वायर रूट आ गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है सी, तो आंसर आ गया
अगर वो पार्टिकल रोशनी की रफ्तार के रेडिकल 3/2 टाइम से ट्रेवल करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट एनर्जी हो जाएगी इक्वल। न्यूमेरिकल नंबर 9, a particle of rest mass m0 moves with the speed c/radical 2, calculate its mass, momentum, total energy and kinetic energy। एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है c/radical 2 की रफ्तार से, आपको उसका रिलेटिव मास, मोमेंटम, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं, डेटा बनाते हैं। डेटा में सबसे पहले वेलोसिटी हमें दी गई है c/radical 2, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया गया। रिलेटिव मास निकालना है, मोमेंटम निकालना है, एनर्जी मालूम करनी है टोटल और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो आइए पहले हम मास मालूम करते हैं और मास वेरिएशन का फॉर्मूला है m=m0 रेडिकल 1/1 माइनस v/v²/c²। पहले पुट कर लेते हैं। रफ्तार जो हमें दी गई है वो c/radical 2 ऊपर होल स्क्वायर है, c का स्क्वायर c² हो जाएगा, अपॉन में भी c² है, c² से c² कैंसिल और रेडिकल 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो ये आ गया 1 - 1/2 m0। 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो 1/2 ही बचेगा और 1/2 का जब रेडिकल निकालेंगे तो ये 1 का रेडिकल तो 1 ही होता है और 2 का रेडिकल रेडिकल 2। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो ये फ्रैक्शन ऊपर चली जाएगी, मतलब ये जो आखिरी वाली वैल्यू है नीचे वाली ऊपर चली जाएगी रेडिकल 2। तो आंसर आ गया m = रेडिकल 2 m0। तो मास हम निकाल चुके हैं, मोमेंटम निकालते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। मास हम निकाल चुके हैं रेडिकल 2 m0 और वेलोसिटी गिवन है सवाल में ही c/रेडिकल 2। रेडिकल 2 से रेडिकल 2 कैंसिल हो जाएगा तो मोमेंटम आ गया हमारे पास m0 × c। अब टोटल एनर्जी निकालेंगे। टोटल एनर्जी निकालने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे E = mc²। m हम तलाश कर चुके हैं जो कि रेडिकल 2 m0 है, तो m की जगह रेडिकल 2 m0 आ गया और इनटू c²। बस यही हमारा आंसर हो गया। और काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट एनर्जी। टोटल एनर्जी बराबर है रेडिकल 2 m0 c² के और रेस्ट एनर्जी बराबर होती है m0 c² के। रेडिकल 2 में से अगर 1 को माइनस करेंगे, रेडिकल 2 की वैल्यू होती है 1.414, तो ये 1.414 है। 1.414 वैसे अगर 1 माइनस कर लेंगे तो बचेगा 0.414 m0 c²। और आखिरी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 10। द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ इज प्रॉक्सिमल सेंचुरी 4.3 लाइट ईयर्स अवे। A spaceship with a constant speed of 0.8 c relative to Earth travel towards star। आपको मालूम करना है A, how long does the trip take according to Earth observers, and B, how much time would elapse on a clock as measured by the travelers on the spaceship। जमीन से करीब तरीन सितारा सूरज के बाद है प्रॉक्सिमल सेंचुरी जो कि हमसे 4.3 लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर वो फासला होता है जो रोशनी एक साल में तय करती है। तो प्रॉक्सिमल सेंचुरी से अगर रोशनी सफर करना शुरू करे तो जमीन तक पहुंचने में उसको जो वक्त लगेगा वो होगा 4.3 ईयर्स। तो ये जो फासला है ये कहलाएगा 4.3 लाइट ईयर्स। अगर एक स्पेसशिप जमीन से ट्रेवल करे उस सितारे की तरफ और उसकी रफ्तार हो 80% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, तो आपको ये बताना है कि जमीन पर मौजूद ऑब्जर्वर के लिए ये फासला कितनी देर में तय होगा और जो स्पेस क्राफ्ट में ऑब्जर्वर मौजूद है उसकी घड़ी में कितना वक्त गुजरा होगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए टाइम डायलेट हो जाएगा। तो देखते हैं अभी कैसे सॉल्व होगा। डेटा बना लेते हैं। डिस्टेंस हमें दिया गया है 4.3 लाइट ईयर्स और रफ्तार हमें दी गई है 0.8 c और हाउ लॉन्ग यानी टाइम आपको मालूम करना है और एक दूसरा टाइम भी मालूम करना है जो कि है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो कि स्पेस क्राफ्ट में मौजूद है। दोनों के लिए वक्त निकालेंगे। तो पहले हम जमीन वाले के लिए वक्त निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस है 4.3 लाइट ईयर्स और रफ्तार है 0.8 c। तो ऊपर भी लाइट से लाइट कैंसिल, सिर्फ एक ही चीज बचेगी वो है ईयर्स। ये जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ईयर्स के अंदर।
5.37 ईयर्स। यानी ज़मीन पर बैठे ऑब्जर्वर के लिए ये जो सफ़र गुजरेगा उसमें कितना वक्त लगेगा? 5.37 ईयर्स। अच्छा, अब वो जो शख्स स्पेस क्राफ्ट में ही मौजूद है उसके लिए कितना वक्त गुजरेगा? तो हम जानते हैं कि टाइम डायलेशन का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब चूंकि ऑब्जर्वर हमारा मौजूद है स्पेस क्राफ्ट में तो उसके लिए फिर हमें ज़मीन वाला टाइम नहीं, वो जो ऑब्जर्वर वहाँ मौजूद है उसका टाइम निकालना होगा। हमें टाइम तो मालूम है ये वाला 5.37 ईयर्स ज़मीन वाले के लिए, हमें जो टाइम निकालना है वो स्पेस क्राफ्ट वाले के लिए निकालना है। तो ये पूरा का पूरा जो फैक्टर है ये ऊपर आके मल्टीप्लाई कर लेगा इससे, तो टी नॉट बराबर हो जाएगा टी इंटू रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये टाइम हम निकाल चुके हैं और रफ्तार हमें दी गई है 0.8 सी, और 0.8 का स्क्वायर करेंगे 0.64 हो जाएगा, 1 में से 0.64 को माइनस करेंगे तो 0.36 आएगा और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे